तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आपको बता दें जो बड़ी खबर है वो ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में अपने रिश्तेदारों, भाई भतीजों, बेटों बेटियों के लिए टिकट के लिए दबाव ना बनाएं। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही, संगठन को उचित लगेगा तो टिकट दिया जाएगा, सभी को चुनाव में मिलकर काम करना है। ये बात प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद नेताओं से कही। और अब जो चर्चा हो रही है कि पार्टी के कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जो अपने परिवार वालों के लिए टिकट चाह रहे हैं, उनके बारे में जरा हम आपको बता देते हैं वो कौन नेता, जरा नजर डालिए। वो नाम जो सामने आ रहे हैं, कलराज मिश्र जो कि अपने बेटे अमित के लिए टिकट चाहते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। लालजी टंडन का नाम भी सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि लालजी टंडन भी अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। इसके अलावा कल्याण सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही है कि अपने पोते संजीव के लिए कल्याण सिंह टिकट चाह रहे हैं। रमाशंकर कठेरिया का नाम भी सामने आ रहा है और यह जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं। और हुकुम सिंह के बारे में भी सूचना मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि वो अपनी बेटी मृगांका के लिए टिकट चाहते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह जो बयान दिया है उसका इशारा आप समझ सकते हैं, जगदंबिका पाल अपनी पत्नी या बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी जानकारी मिली कि बेटा या बेटी वो चाहते हैं कि इनमें से किसी एक को टिकट दे पार्टी। रीता बहुगुणा जोशी के बारे में भी कहा जा रहा है कि मयंक जो कि उनका बेटा है उसके लिए वो टिकट चाह रही है पार्टी से। ब्रजेश पाठक के बारे में भी जानकारी मिली कि अपनी पत्नी के लिए वो टिकट चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भाई भतीजावाद जारी है और अपने अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांगी जा रही है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने ये नसीहत दी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पीएम लाख नसीहत दें लेकिन बीजेपी के नेता बोलेंगे तो बोलेंगे ही। चुनाव से ठीक पहले विवादित बयानों के लिए मशहूर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने फिर विवादित बयान दिया है। मेरठ के संत समागम में साक्षी ने कल मुस्लिमों पर आबादी बम फोड़ा था। आज साक्षी महाराज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भैया शासन प्रशासन से धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, आप इसमें अवरोधक ना बने। माननीय प्रशासन से निवेदन है कि साधु धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, आप इसमें अवरोधक ना बने। ये तस्वीरें उसी संत समागम की हैं जिसमें उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया है। बयान सुनाने से पहले इन तस्वीरों के बारे में आपको बताते चलते हैं। साधु महाराज जिन लोगों को मंच से हड़का रहे हैं वो चुनाव आयोग के आदेश पर सभा की वीडियोग्राफी करने आए थे। साधु ने वीडियो लेने से मना ही नहीं किया बल्कि वीडियोग्राफी करने वाले कैमरामैन और साथ में आए पुलिस वालों को सभा से भगा दिया। ये तो विवाद का एक हिस्सा है जिस पर अब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। अब विवाद का दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो चार भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। अपने बयान में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीधे सीधे मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों ने इशारा साफ कर दिया कि उनके निशाने पर कौन है। पार्टी पहले की तरह ही इस बार भी वही कह रही है कि बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं है। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, डंडे से नहीं चलता। और इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, ये दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। बढ़ती जनसंख्या को लेके बहुत चिंतित। साक्षी के बयान ने विरोधियों को चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ हमले का हथियार थमा दिया है। बीजेपी से कहूँगा इन चीजों को रोके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म जात के आधार पर भाषण या भाषा देने को रोक लगाई है और उनको ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। तनाव बढ़ाने से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। ये लोग सब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉलो करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री था यही भाषा बोलते थे, यही डायलॉग्स बोलते थे, भाषा बोलते थे, यही भाषा को ये लोग आगे बढ़ा रहा है। और इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। विरोधियों के हमले के बाद साक्षी महाराज सफाई क्या दे रहे हैं वो भी जान लीजिए। अब सबको इसको लेकर निर्णय लेना चाहिए। बच्चा चाहे 1 करो, चाहे 2 करो या 3 करो या 4 करो, क्या करना है ये सामूहिक निर्णय होना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, हम तो 4 भाई हैं, चारों सन्यासी हैं, शादी नहीं की तो बच्चे करने का तो प्रश्न ही नहीं होता।
जनसंख्या को लेकर बीजेपी के किसी नेता का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले गिरिराज सिंह जैसे मंत्री भी जनसंख्या के सवाल पर निशाना साधते रहे हैं। अब इस बार चुनाव का मौका है, सो बीजेपी घिर गई है। तो धर्म रूपी आंख राजनीति को चाहिए। तो एक बार फिर से साक्षी महाराज का ये भड़काऊ बयान और बीजेपी की वही सफाई कि वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। सवाल यही कि साक्षी महाराज के खिलाफ फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। बीजेपी अपने नेता का विवादित जो बयान इसके नेता दे रहे हैं उससे परेशान है बीजेपी। वहीं दूसरी ओर दल बदलुओं ने भी पार्टी के नेताओं को दर्द दे रखा है। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी के नेता इन दिनों परेशान हैं। परेशानी का कारण है बीएसपी छोड़कर आने वाले नेता, जिनके आने से बीजेपी के टिकट दावेदारों की रात की नींद छिन गई है। केसरिया पगड़ी में जिंदाबाद के नारे लगाते ये लोग बीएसपी के पूर्व विधायक राजकुमार गौतम के समर्थक हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम कल जब लखनऊ से गाजीपुर लौटे तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने दूरी बना ली। इस समय चुनाव का वातावरण है, सबकी जगह जगह पे मीटिंगें लगी हुई हैं, तो ये बीच में चूंकि सबसे परिचय करना था, इसलिए जो जहाँ व्यस्त है वो वहाँ है, बाकी जितने लोग आ पाए हैं वो आए हैं। गौतम भले ही दुखी मन से सफाई दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लगता यही है कि चुनाव से ठीक पहले दल बदलुओं के आने से बीजेपी के स्थानीय नेता खुश नहीं हैं। राजकुमार गौतम गाजीपुर के जमानिया से 2007 में विधायक रहे हैं। 2012 के चुनाव में महज 241 वोटों से चुनाव हार गए थे। गाजीपुर शहर सीट से राजकुमार को 2012 में 49,320 वोट मिले थे, जबकि जीते हुए एसपी प्रत्याशी को 2012 में 49,561 वोट मिले थे। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार को तब 41,000 वोट मिले थे। गौतम के बीजेपी में आने से गाजीपुर का राजनीतिक गणित गड़बड़ा गया है। बीजेपी के टिकट के लिए करीब दर्जन भर दावेदार इस सीट से दावा कर रहे हैं। अब गौतम के आने के बाद पार्टी इन पर दांव लगा सकती है, लिहाजा बीजेपी की स्थानीय इकाई के नेता दूरी बनाकर अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि बात गाजीपुर की हो रही है तो वहां का इलेक्शन मीटर भी आपको दिखाते हैं और विकास के पैमाने पर कहां है गाजीपुर, जरा देखिए। अपराध की जो घटनाएं 2010 में दर्ज हुई 2238, 2014 में 2471। ये गाजीपुर का इलेक्शन मीटर। जननी सुरक्षा योजना की बात की जाए 2011-12 में 9012 लोगों को इसका फायदा मिला। 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 96,571। तो ये जननी सुरक्षा योजना की हमने बात की। सड़कों की लंबाई की बात की जाए 2010-11 में ये 4,572 किलोमीटर सड़कें वहां बनी और ये लंबाई जो थी वो 2010-11 में वो हमने आपको बताया और 2013-14 में ये बढ़कर 5,060 किलोमीटर हो गई। तो सड़कों की जो लंबाई बढ़ी वो आप समझ सकते हैं। मनरेगा में जॉब कार्ड की बात की जाए 2012-13 में 4,26,000 लोगों को रोजगार मिला। 2015-16 की बात की जाए तो 4,39,000 लोगों को रोजगार मिला इसके अंतर्गत। तो ये गाजीपुर का आपने इलेक्शन मीटर देखा। और अब बात करेंगे बहन जी की। मायावती ने आज अपने 100 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कुल 300 उम्मीदवारों की अब संख्या हो चुकी है। मायावती ने चुनाव में बड़ा दांव मुस्लिमों पर लगाया है और इसी दांव को और दमदार करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के सबसे बड़े मुसलमान नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल को भी मुसलमानों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम यदि कुछ करेगा कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश की आम जनता करेगी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत पे आखिरी कील ठोक देना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और इनको हरा करके गुजरात वापस भेज देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर की सभा में मोदी को गुजरात भेजने की बात करने वाले इस चेहरे से आप ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे। बहन जी के इस नए सिपह सलाहकार का नाम है अफजल सिद्दीकी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे। जब तक प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार नहीं बना देते, इंशाअल्लाह ताला मेरी कौम का एक एक बच्चा भी चैन से नहीं बैठेगा। ये सबूत है आपकी इस तादाद को देख करके। अफजल को मुस्लिम एकता की जिम्मेदारी दी गई है। 6 मंडलों में अफजल मुस्लिमों को जोड़ने का काम करेंगे। 140 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अफजल को दी गई है।
अफजल की कोर टीम में 20 लोग हैं, जिनमें से सभी की उम्र 40 साल से कम है। इनमें से बहुत से अफजल के स्कूल और कॉलेज के समय के दोस्त हैं। अब ये सब मिलकर एक टीम की तरह बहुजन समाज पार्टी के लिए मिशन 2017 पर काम कर रहे हैं। जनता इनसे यूपी में खफा है, ये जो इस बार के चुनाव में मायावती ने मुस्लिमों पर दांव लगाया है। राज्य में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं और मायावती मुस्लिम दलित समीकरण के दम पर ही जानसठ जैसी ऐसी छोटी छोटी सभाओं से अफजल बहुजन समाज पार्टी में आगे चलकर कितना मजबूत होते हैं और बहुजन समाज पार्टी क्या ऐसी सभाओं के जरिए यूपी की सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन वरुण के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, जानसठ। और अब आपको एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव में वोटरों को बूथ तक पहुंचाने के लिए बाराबंकी के जिला प्रशासन ने अनोखी पहल शुरू करने का फैसला किया है। शादी के न्योते की तरह वोटरों को हल्दी और सुपारी भेजने की तैयारी है। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम, भूल न जाना वोट देने आने को। हमने कल्पना का ये निमंत्रण कार्ड इसलिए तैयार किया है क्योंकि यूपी के बाराबंकी में प्रशासन की कुछ ऐसी ही तैयारी है वोटरों को बूथ तक लाने के लिए। फर्क इतना है कि प्रशासन कार्ड की जगह हल्दी और सुपारी भेजने का प्लान बना रहा है। जैसे गांव का भी चाहता है कि उसको बुलाया जाए तो वो जाए, तो हम लोगों ने एक आइडिया दिया कि जैसे शादी ब्याह में हम लोग लड़के की शादी में सुपारी भेज देते हैं, लड़की की शादी में हल्दी भेज देते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ये प्रयोग किया जाए कि एक गांठ हर घर में भेज दी जाए और ऐसे एक सुपारी घर में भेज दी जाए, वोटर मतदान केंद्र तक आए और अधिक से अधिक पोलिंग हो। बाराबंकी प्रशासन की कोशिश है कि चुनाव में वोटरों को ज्यादा से ज्यादा बूथ तक पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में तैयारी के लिए कल डीएम और एसपी ने बैठक की थी, जिसमें ये हल्दी और सुपारी वाला प्लान सामने आया। हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे, हर एक तरीका अपनाया जाएगा जिससे कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा मिले, लोग आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यूपी में अभी करीब 13 करोड़ 85 लाख वोटर हैं। 2012 के चुनाव में राज्य में करीब 60% वोटिंग हुई थी। बाराबंकी जिले में 2012 में 62% मतदान हुआ। वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 58% वोट पड़े थे। वोटिंग के लिए आयोग की तरफ से प्रचार प्रसार रेडियो, टीवी, अखबार के जरिए पहले से ही होता रहा है। इस बार ये नया तरीका जरूर वोटरों को पसंद आएगा। बाराबंकी में चुनाव तीसरे दौर में 19 फरवरी को है। नतीजे 11 मार्च को आएंगे। और आपके घर में हल्दी सुपारी ना पहुंचे तब भी आप वोट जरूर डालें, क्योंकि अच्छी राजनीति आप तभी ला सकते हैं इस देश में। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। देहरादून के मसूरी विधानसभा में वोटर क्या कह रहे हैं, कौन होगा मसूरी में चुनाव का मठाधीश। हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा आज मसूरी पहुंची। वहां लोगों से उन्होंने जाना कि उनका वोट किस आधार पर कहां जाने वाला है। मार्च महीने का ये घोड़ा कांड आप भूले नहीं होंगे। मसूरी के बीजेपी विधायक गणेश जोशी शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में फंसे थे। अब मौसम चुनावी है तो एक बार फिर घोड़ा कांड की गूंज मसूरी की वादियों में गूंज सकती है। 2016 बीजेपी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश जोशी को घोड़ा कांड में काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में मसूरी पर्यटन क्षेत्र भी है और नोटबंदी का भी यहाँ पर असर हुआ है। ऐसे में यहाँ के लोग इन विधानसभा चुनावों में किसको वोट देंगे और यहाँ पर का राजनीतिक माहौल क्या है, इसकी जानकारी हमने ली। देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा मसूरी उत्तराखंड का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ साल भर सैलानी आते रहते हैं। हमने जब मसूरी की गलियों में वोट की बात की तो लोगों ने नोट की चर्चा शुरू कर दी। नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि जो हमारे काम होते थे रोजमर्रा के वो 20% ही रह गया। और ये पैसों की किल्लत की वजह से आदमी जो है सामान ले नहीं पाता, और अगर जो आता है 2000 का नोट लेकर के तो खुले नहीं हो पाते। नोटबंदी भी नेगेटिव असर करेगा। किस तरीके से? क्योंकि वो विधायकी वैसी है, आपका नेगेटिव ही उसमें चलता है। और मेन यहाँ पे कांग्रेस का जोशी गुंसोला, अगर उसको टिकट मिला तो वो विनिंग में है। नोटबंदी की चर्चा से दूर शहर में ऐसे लोग भी मिले जो मौजूदा विधायक गणेश जोशी के घोड़ा कांड को भूल चुके हैं। कई दुकानदार मानते हैं कि बीजेपी विधायक गणेश जोशी ही विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। आज की परिस्थितियों में तो बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है मैम। और अच्छे वर्कर हैं जो यहाँ से विधायक रहे हैं,
अब ये है कि जो अच्छा काम करा है उसके लिए भी ये जो हल्का फुल्का बीच में कंट्रोवर्सी जो आती है ये तो राजनीतिक जिंदगी में आती रहती है और ये चलता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मतलब ये कि दूसरी पार्टी दूसरी फंसाने की चक्कर में रहती है, ऐसा उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें बीजेपी के यहाँ तो ऐसे उन्होंने अच्छा काम करा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता कहते हैं गणेश जोशी की पार्टी सत्ता में नहीं थी, इसलिए यहाँ उनकी तरफ से विकास का कोई काम नहीं कराया गया, जो कराया कांग्रेस की देन है। तो हरीश रावत जी की छवि हमारे यहाँ साफ सुथरी और बढ़िया आदमी की छवि है। वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक जो पंक्ति में खड़ा हुआ उसके विकास की बात करता है और रात दिन सोचता है। और दूसरी बात आपने मसूरी विधानसभा की कही, तो मैं आपको बताऊं वर्तमान में जो हमारे विधायक जी हैं बीजेपी के, उनके द्वारा यहाँ कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि वो सरकार में मात्र विधायक थे और सरकार में नहीं थे। कार्य किया गया हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा। 2012 के चुनाव में बीजेपी के गणेश जोशी को 28,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के जोत सिंह को 18,000 वोट ही मिल पाए थे। मैं तो बहुत आभारी हूं कि सबसे पहले आपके चैनल ने शक्तिमान का सच दिखाया था। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपके चैनल का अभिमान करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आप एक सच सामने लाए। एक षड्यंत्र जो मेरे खिलाफ माननीय हरीश रावत जी ने किया था, वैसे उनका भी बहुत आभारी हूं कि जिस गणेश जोशी को सिर्फ उत्तराखंड के लोग जानते थे, उनकी कृपा से जो षड्यंत्र उन्होंने किया आज पूरा देश मुझे जानता है। और जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें लगा कि एक फौज के सिपाही जो आज 2 बार विधायक बन गया, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया और उसका मुझे फायदा हुआ है, ना कि नुकसान हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में नोटबंदी हो चाहे घोड़ा कांड हो, दोनों में ही यहाँ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। यहाँ के बीजेपी से विधायक रहे गणेश जोशी का टिकट लगभग तय है, तो वहीं कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी का माहौल बना हुआ है। आपको गोवा लिए चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और वो 4 फरवरी का चुनाव इस बार इनके फ्रेंडली मैच को खत्म करने वाला है, और इसीलिए दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं और दोनों ने पीछे सेटिंग कर लिया इस बार कि चाहे बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए, ये आम आदमी पार्टी को नहीं जीतने देना किसी भी हालत में। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो बीजेपी के भी करप्ट नेता जेल जाएंगे और कांग्रेस के भी करप्ट नेता जेल जाएंगे, दोनों के करप्ट नेता जेल जाएंगे। इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिया है। मुझे बताया गया कि दोनों सेटिंग करके कि यहां पे तुम कमजोर कैंडिडेट खड़ो, हम स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा करेंगे, यहाँ पे तुम स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा करो, हम कमजोर, दोनों बड़े अच्छे से तालमेल करके ये चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस। और केवल गोवा में नहीं, पंजाब में भी यही चल रहा है। पंजाब में भी ये दोनों पार्टियां, जैसा अभी ऑस्कर ने कहा। तो अरविंद केजरीवाल का यही आरोप कि वहां बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग हो गई है। बहरहाल अब रुख करते हैं अगली खबर का। कहीं कांग्रेस में जाकर फंस तो नहीं रहे हैं सिद्धू? ये सवाल उठ रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू के बाद। क्या पंजाब में कांग्रेस जीती तो सिद्धू सीएम बनेंगे? क्या पंजाब में कांग्रेस जीती तो सिद्धू डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे? ये दोनों वो सवाल हैं जो सिद्धू के कांग्रेस में एंट्री से पहले पंजाब में चुनावी चर्चा के केंद्र में है। लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के सवाल पर जो कहा वो सिद्धू को बेचैन कर सकता है। एंड देयर इज नो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की प्रॉमिस जो आप कहते रहते हो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हो गया फैसला, कभी नहीं अनाउंसमेंट की। लेकिन कांग्रेस ने कभी डिनाई भी नहीं किया कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएमशिप ऑफर नहीं की है। आप किसी को पूछो, किसको पूछो? आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने कभी इनकार नहीं किया। किसी ने उनको पूछा? आप इनकार करते हो? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देयर इज नो सच थिंग, लेट्स से कोई कंडीशंस लगाए गए थे, नो सच। अमरिंदर सिंह पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार भी रेस में हैं। लेकिन सिद्धू के आने से उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि अमरिंदर को बैलेंस करने के लिए सिद्धू को कांग्रेस में लिया जा रहा है। सिद्धू के लिए सीएम डिप्टी सीएम का मुद्दा सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। वैसे कभी सिद्धू ने खुद अपने से इस बारे में मीडिया को नहीं बताया। कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन ही इसलिए कराया है, सिद्धू साहब
आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिप्टी सीएम की पोस्ट छोड़ के वहाँ पे सीएम के लिए गए हैं। तो पहले पूछ रही थी कि केजरीवाल क्या राहुल जी के दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त हैं या ज़्यादा नज़दीकी से जानते हैं, क्योंकि ऐसी बात तो कोई है नहीं, मतलब हमें ना पता हो और उसको पता हो, सो ऐसी कोई भी बात नहीं है। सीएम डिप्टी सीएम की चर्चा के बीच सिद्धू परसों यानी 9 जनवरी को कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। खबर है सिद्धू अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी पत्नी नवजोत कौर अभी इसी सीट से विधायक। 2012 में बीजेपी उम्मीदवार कौर को 35,406 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को तब 25,964 वोट मिले थे। सिद्धू खुद अमृतसर लोकसभा सीट से 10 साल तक सांसद रह चुके हैं और बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस को काफी खरी खोटी सुना चुके हैं। कांग्रेस तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, शीला से ज्यादा। कांग्रेस को कोसने वाले सिद्धू कांग्रेस के सीएम बनेंगे या डिप्टी सीएम, ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल सिद्धू के कांग्रेस में आने से पंजाब का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यहाँ मतदान 4 फरवरी को होना है और नतीजे 11 मार्च को आएंगे। तो इस खबर के बाकी पहलुओं से भी हम आगे आपको वाकिफ करवाते रहेंगे, लेकिन अब देखिए अपने शहर के चौराहे की चुनावी चर्चा। मायावती ने बीएसपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। अब तक 300 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 86 मुस्लिम और 66 दलित प्रत्याशियों को टिकट। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में चार्जशीट दायर करने की तैयारी। सियासी और पारिवारिक झगड़े के बीच मुलायम सिंह को मिला राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद का साथ। सांसद विशंभर ने कहा, मुश्किल घड़ी में नेताजी के साथ हैं। कानपुर के किदवई नगर से एसपी विधायक अजय कपूर पर लगा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। नई सड़क पर नाम लिखवाने के बाद चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस। लोकसभा की तरफ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगा अपना दल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, सीटों को लेकर बातचीत आखिरी दौर में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मेरठ में केस दर्ज, बिना इजाजत के सभा करने का आरोप। पूर्व विधायक और वाराणसी के बीजेपी नेता राजकुमार गौतम समेत 3 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। सारनाथ पुलिस स्टेशन के पास पोस्टर लगाने के मामले में केस दर्ज। यूपी के एटा में छापेमारी के दौरान सलीम नाम के युवक को पुलिस की गोली लगी। परिजनों ने एसपी विधायक रामेश्वर यादव पर पुलिस से गोली मरवाने का आरोप लगाया। यूपी चुनाव में दहशत फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम। इलाहाबाद में 21 तमंचों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। संभल से बंदूकें लाकर कई जिलों में सप्लाई करने की थी प्लानिंग। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पंजाब में हलचल तेज। चुनाव आयोग ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर समेत 3 आईजी और 10 एसएसपी बदले। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से थमी चुनाव प्रचार की रफ्तार। नामांकन के लिए कुछ ही दिन बाकी, लेकिन ठंड की वजह से नहीं दिख रही नेताओं की सभाओं में भीड़।